अब्दुल्ला, क्या मामला है? ये एक अलग से केस मलिक रियाज साहब पे अब सामने आ गया। जी बिल्कुल आदिल, ये जो केस है बैरिया टाउन मरी न्यू मरी वाला, ये 2006-07 में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था और उस 2006-07 में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो किया था कि मरी के जो जंगलाती ज़मीन है या दीगर ज़मीन है उस पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही है तो उस पर सुमोटो हुआ। तो 66 लोग जो थे वो इसके खिलाफ, मलिक रियाज के खिलाफ कंप्लेन लेके आए थे कि ये हमारे ज़मीनों पर कब्जे कर रहा है। और उस वक्त की जो ज़िली इंतज़ामिया थी मरी, उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को वहाँ से निकाला था और एक नोटिफिकेशन के जरिए लोगों की ज़मीनों पर कब्जे किए गए, बहुत सारे लोगों को अदायगियां नहीं की गई। और उसके बाद 2016-17 में दोबारा ये जो केस है ये शुरू हुआ और नेब को तहकीकात के लिए कहा गया, लेकिन नेब मुसलसल मतलब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो नेब को कहा गया कि इस केस की तहकीकात करे। लेकिन मलिक रियाज साहब इतने इन्फ्लुएंशियल थे निज़ाम के अंदर कि जितने भी चेयरमैन नेब आए या उस वक्त का जो सिस्टम था, जो ब्यूरोक्रेसी थी या उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उसके साथ बड़े उनके ताल्लुकात थे। तो मलिक रियाज साहब के खिलाफ रेफरेंस जो है वो जो तहकीकात है वो आगे नहीं बढ़ सकी। इवन जावेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नेब थे उस वक्त भी नहीं बढ़ सकी। तो अब जो मलिक रियाज साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है, इससे पहले जो अलकादर ट्रस्ट है और बैरिया टाउन कराची है, उसके बाद नेब ने तहकीकात मजीद तेज कर दी। और ये उन दोनों से सेपरेट केस है, ये बिल्कुल सेपरेट केस है। मलिक रियाज साहब ने 4500 सरकारी 4500 केनाल जो सरकारी जमीन है उस पर कब्जा किया और उसमें महकमा जंगलात जो है उसकी जमीन है। और इसके साथ साथ पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट जो 1974 है उसमें ये कहा गया है कि आप जो जंगलात ये एक नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें आप जो है वो तामीरात नहीं कर सकते। तो इसमें कुल 28 मुल्जिमान हैं। 3 रोज पहले इन मुल्जिमान के नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट पर डाले गए, जबकि इसके साथ साथ इनको मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की गई। और मलिक रियाज साहब जो है उसमें मोस्टली महकमा जंगलात और महकमा माल के जो 28 मुल्जिमान हैं उन्होंने कहा कि इनकी मिली भगत से इन्होंने सब कुछ किया है। तो इस वक्त अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आमिर जाद साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, माजिद निज़ामी साहब हैं, किसी तारफ के मुताज नहीं है, दोनों पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी या जर्नलिस्ट हैं। यहां पर सिचुएशन इस वक्त ये है नाज़रीन के इस्लामाबाद में अगर हालात हाजरा की बात की जाए तो हुकूमत मुस्तहकम नजर आ रही है। जहां तक अदम एतमाद की बात है, दूर दूर तक कोई चांस नहीं। और पीपल्स पार्टी भी शायद इस पोजीशन में नहीं है कि वो अदम एतमाद ले आ जाएगी और पीपल्स पार्टी के बगैर तकरीबन ये नामुमकिन है। माशी जो इशारे हैं वो हमने देखे कि अच्छी सिमत में जा रहे हैं और जो अदरवाइज भी इशारे हैं जो कि अक्सर मुक्तदरा की तरफ से आते हैं। आर्मी चीफ की रिसेंट जो साफियों से गुफ्तगू हुई वो भी रिपोर्ट हो चुकी है, उन्होंने भी परफॉर्मेंस की तारीफ करना मतलब यह है कि दबे अल्फाज में शहबाज शरीफ पर उन्होंने एतमाद ही किया है। और खुसूसन जब वो खत की बात आई कि जी खत अगर आया तो वो उनके पास जाएगा, वो जाने और खतूत जाने। लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हुकूमत को चैलेंज करने के लिए जो एक ग्रैंड अलायंस, एक ग्रैंड ओपोजिशन बन सकता है। आप देखें कि पीका लॉ आया, जर्नलिस्ट निकले, प्रोटेस्ट हुआ, वकला निकले, प्रोटेस्ट हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, शायद खकान अब्बासी और मुस्तफा नवाज खोकर जैसे लोग जो हैं, मौलाना फजल रहमान जैसे लोग जो हैं वो इकट्ठे बैठे। लेकिन देखें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त तो अपने आप को नहीं संभाल सकती। तो ग्रैंड अलायंस बनना जो है, क्या वो एक पॉसिबिलिटी है? और अगर वो होती भी है तो वो हुकूमत को कितना टफ टाइम दे सकते हैं, जब हमें पाकिस्तान की तारीख का पता है कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट ना चाहे हुकूमत को घर भिजवाना तकरीबन नामुमकिन ही है। हमारी तारीख में हमने यही देखा है। आमिर जाद साहब, कितना एग्री करते हैं आप मेरे इस तज्जिए से भी और सवाल से भी? देखिए, पहली बात तो आपने ये कहा कि जी हुकूमत मुस्तहकम नजर आ रही है। यकीनन जो आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत मुस्तहकम है, लेकिन अलमिया ये है आदिल शाहजेब साहब के पाकिस्तान जो है वो गैर मुस्तहकम है और पाकिस्तान कमजोर है। हुकूमत मजबूत है लेकिन पाकिस्तान कमजोर है। जिन माशी इशारियों की हम तारीफ कर रहे हैं, कुछ मैक्रो इकॉनमी के 2-4 इंडिकेटर्स हैं। असल मसला तो ये कि इस मुल्क में 38% बच्चे जो है स्टंटेड ग्रोथ के साथ पैदा होते हैं और हमारी जो है मतलब है कि जो लिटरेसी पॉवर्टी है वो 78% के ऊपर है, 78% है। तो अब आप समझते हैं कि अगर ये मुल्क तरक्की कर रहा है तो हम मान लेते हैं, या हुकूमत अगर ये दावा कर रही है, तो लोगों का जो एतमाद है इन्वेस्टर्स का वो इस हुकूमत पे 0 है, 0/0 है। जब भी आप देखें कि कोई नई सरमायाकारी नहीं, वजह क्या है आमिर जाद साहब? ये जो 0/0 है उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह ये कि जो पूरा सेटअप है ये एक बहुत ही मुतनाज़ा तरीन, पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात की वजह से ये सेटअप वजूद में आया। जो इंतखाबात इतने मुतनाज़ा थे कि उसने तमाम साब्ता इंतखाबात के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप पतन की रिपोर्ट को मगर मुलाहिजा फरमाइए, और वो बड़ी मुसरत रिपोर्ट है, उसको हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया है, वरना उसके ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल करें। वो कहते हैं कि जी इनके तमाम नून लीग के बड़े लोग थे, बशमूल नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब, तमाम लोग इलेक्शन हार गए। वो ये बताते हैं कि अपनी पतन की रिपोर्ट में कि जनाब प्रोविंस के अंदर जो है वोट का तनासुब अगर 40 से आ रहे तो नेशनल असेंबली में 101% वोट पड़ गए, 112% वोट पड़ गए। तो इन इंतखाबात के मुतनाज़ा होने में कोई शक व शुबा नहीं है। फिर जो अभी आप रेफरेंस का बता रहे थे आमिर साहब देखिए, बिल्कुल मैं आपके जो पॉइंट हैं मैं उससे पार्शली बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन सवाल यह है कि इतनी अगर कमजोर गवर्नमेंट है तो आगे से जो ओपोजिशन है वो कहां है? वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब तहरीक इंसाफ अपने अंदर फंसी हुई है, ग्रैंड अलायंस तो दूर दूर तक हमें नजर नहीं आ रहा। तो ये हुकूमत अगर कमजोर भी है, मुतनाजा भी है, जिस तरह से भी आई है, ये हमें चलती नजर आ रही है आगे। मैंने पहले जुमला अगर आप गौर करते, मैंने यही तो कहा है कि हुकूमत मजबूत है लेकिन पाकिस्तान कमजोर है। बात ये कि आप बंदूक की नाव पे, डंडे के जोर पे तो कुछ भी कर सकते हैं जो कर रहे हैं आप। बात ये कि लेजिटिमेसी लोग कबूल नहीं कर रहे। अच्छा, अगर आपकी हिज़्ब इख्तिलाफ डिवाइडेड है, कमजोर है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इनको लेजिटिमेसी मिल जाए। हमारे यहाँ आदिल शाहजेब साहब, दो तरह की जो है ऑपोजिशन है। एक वो ऑपोजिशन है जो सिस्टम के अंदर है, तहरीक इंसाफ हो गई, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, जमात इस्लामी हो गई और दीगर जमातें, ठीक है ना, वो जो भी है। फिर एक वो हिज़्ब इख्तिलाफ है जो सिस्टम से बाहर है, टीटीपी की सूरत में है, बलूचिस्तान में उन्होंने बंदूक उठाई हुई है, और इसमें कोई मुबालगा राई नहीं है कि वहां पर बहुत सारे इलाकों पर रेट ऑफ द स्टेट खत्म हो गई। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 4 बजे के बाद लोग निकलते हुए डरते हैं। तो अगर ये कोई कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में खून बरसने लगा है और पाकिस्तान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, तो मेरे ख्याल में वो अपने साथ जो है मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं सच बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक, चले जरा निजामी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। माजिद निजामी साहब, यही सवाल आपसे और वही तज्जिया जो मैंने किया था, आप उससे कितना एग्री करते हैं? आमिर साहब तो कह रहे हैं तरक्की नहीं कर रहा। अभी मेरा नहीं ख्याल कि हम उसे कह सकते हैं कि तरक्की कर रहा है, शायद ग्रेजुअली ट्रैक पर आना शुरू हो गए, लेकिन अवाम के साथ जो एक कनेक्टिविटी है वो उस तरह से गवर्नमेंट कनेक्ट नहीं कर पा रही। इश्तिहारात तो बहुत ज्यादा हैं, ये प्रोजेक्ट भी हो रहा है, वो प्रोजेक्ट भी हो रहा है, पॉपुलैरिटी उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से गवर्नमेंट का दावा है कि उनकी परफॉर्मेंस है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको मुस्तकबिल करीब में गवर्नमेंट के लिए ओपोजिशन कोई चैलेंज बनता दिख रही है? कि मुझे इस गुफ्तगू को 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा जी। पहला हिस्सा गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी के हवाले से है, और हमने ये देखा कि 1 साल के अंदर उन्होंने आईनी तौर पे या गैर आईनी तौर पे हर तरीका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने मुखालफिन का बंदोबस्त किया है। वो सहाफती मुखालफिन हो, वो सियासी मुखालफिन हो, या वो अदालती मुखालफिन हो। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो आखिरी मोर्चा था वो भी रियासत ने फतह कर लिया है, और इसके बाद अब कोई गुंजाइश नजर नहीं आती कि उन्हें किसी जगह से मुज़ाहमत का सामना हो। तो ये तो गवर्नमेंट के साइड की चीज है, लेकिन उसमें सवाल फिर वही है कि क्या कानूनी तौर पे मामलात हुए, क्या आईनी तौर पे हुए या नहीं हुए। ये बिल्कुल एक बहस है जिसमें काफी गैर कानूनी और गैर आईनी चीजें जो है वो तरीकेकार अपनाए गए। तो अब इस सारी सूरत हाल में जब हम तहरीक इंसाफ की बात करते हैं तो ये बात दुरुस्त है कि उनकी जानिब से कोई बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजूहात हमारे सामने है। इस वजह से किसी एहतजाजी तहरीक का चलना या उसका कामयाब होना फिलवक्त मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन सवाल फिर वहीं पे मौजूद रहेगा कि क्या हुकूमत में जो शफाफियत है या हुकूमत का जो कानूनी या अखलाकी जवाब है वो किस हद तक मौजूद है। क्योंकि इलेक्शन 2024 का जब तक सवाल रहेगा तो ये चीजें बार बार डिस्कस होती रहेंगी, और फिर जैसे ही हुकूमत को किसी दबाव का या मुखालफत का सामना होगा तो वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे। दूसरा मामला इसमें जो अहम है वो ये है कि मुआशी इशारियों के हवाले से हुकूमत पूरी उम्मीद तो है, इसमें कोई शक नहीं है
लेकिन क्या वो चीजें आवाम तक पहुंच रही हैं डाउन इफेक्ट या मिडिल क्लास तक उसका इफेक्ट है, मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि हमने 2-3 जो इंडिकेटर्स हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से ही आए लेकिन वो गवर्नमेंट के हक में नहीं जाते। मिसाल के तौर पर वजारत खजाना ने पिछले हफ्ते ये कहा कि सैलरीड क्लास से इस रवा माली साल के पहले 6 महीने में 100 अरब रुपए जायद टैक्स वसूल किया गया है। अब ये वो एजुकेटेड मिडिल क्लास है कि जो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करना चाहती है, लेकिन क्योंकि एट सोर्स टैक्स कटता है तो वो मुतासिर हो रहे हैं। जो शुगर माफिया है, जो टेक्सटाइल ऑनर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो तो अपने लिए रायतें हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो एजुकेटेड मिडिल क्लास जिसकी वजह से मुल्क ग्रो करता है वो मुश्किल में है। तो इसके साथ साथ अगर हम किसानों की बात करें या पंजाब में गंदम के हवाले से जो मामलात हुए, तो अवाम के अंदर एक बेचैनी मौजूद है, उसकी वजह हुकूमती इक़दामात ही हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि सियासी तौर पर शायद उस तरह से मामलात खराबी की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन जो बेचैनी है उसका फिलहाल कोई इलाज मौजूद नहीं।